हमारे ऑपरेशन रूम से करीबन 10-12 मील के फासले पर एक जगह इंटेलिजेंस को तखरीबकारों के किसी अड्डे की मौजूदगी का शक गुजरा। उन्होंने वहां निगरानी के लिए रजाकारों की ड्यूटियां लगानी शुरू कर दी। ये रजाकार चूंकि मकामी लोग ही होते थे, इसलिए वो तखरीबकारों की नज़र में आने से बचे रहते थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस चकरा कर रह गई। उन्होंने अब तक 3 रजाकारों के यके बाद दीगरे यहाँ ड्यूटी लगाई थी, लेकिन तीनों ही यके बाद दीगरे गायब हो गए। समझ में नहीं आता था कि उन्हें ज़मीन खा जाती है या आसमान निगल जाता है। शाम को जो शख्स रवाना होता अगले रोज़ वापस ना आता। 2-3 रोज़ तक इसका इंतज़ार किया जाता, फिर दूसरा रजाकार इसकी जगह संभाल लेता, लेकिन इसका भी वही अंजाम होता। तीसरे रजाकार की गुमशुदगी ने तो चकरा कर रख दिया। मैंने लाख सर पीटा, लेकिन कुछ पल्ले न पड़ा कि आखिर ये लोग जाते कहाँ हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने खुद इस इलाके में रैकी करने का फ़ैसला किया। मैं मुश्तबा जगह के नज़दीक सड़क से हटकर एक जगह फ़कीरी लिबादा ओढ़कर धूनी रमा कर बैठ गया। अपनी शनाख्त महफूज रखने के लिए मैंने खुद को वहाँ गूंगा पीर के नाम से मशहूर कर दिया। शोहरत का फरीज़ा हमारे दोस्त अनासर ने अंजाम दिया। उन्होंने मकामी आबादी में यह बात फैला दी कि पीर जी पहले चाटगाम की किसी पहाड़ी इलाके में रहते थे, अब अपने मुर्शद के हुक्म से लोगों को फैज़ पहुँचाने के लिए यहाँ चले आए हैं। तो हम परस्ती वहाँ आम थी। 4-5 रोज़ में मेरे गिर्द लोगों का तांता बंध गया। आने वालों में भेस बदले हुए हमारे दोस्त भी होते थे और दुश्मन भी। ख़ुसूसन इस इलाके के तखरीबकारों के साथी तो रोज़ाना घंटों मेरे पास रहकर मेरी मामूलात का जायज़ा लेते रहते। लेकिन क्या मजाल जो किसी को भी मुझ पर ज़रा बराबर भी शक गुजरा। मुख्तलिफ ख़वातीन और मर्द मुख्तलिफ हाजात लेकर आते। मुझे बंगाली ज़बान की बस थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध ही थी, पल्ले खाक न पड़ता था। यूं ही किसी को मिट्टी थमा देता, किसी को साबन पर फूंक मार कर दे देता और किसी को डंडा मार कर भगा देता। मेरे चेले चांटों ने मशहूर कर रखा था कि शाम से पीर जी सुबह तक मुराकबे में रहेंगे और दौरान इबादत अपने करीब तो क्या दूर दूर तक किसी को बर्दाश्त नहीं करता था। इस रोज़ जब शाम को मुझे अकीदतमंदों से फरागत मिली तो मैंने अगले रोज़ दुकानदारी बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि एक गोहरे मकसूद हाथ आता नज़र नहीं आता था। मैं खिलाफ मामूल इशा के बाद अपनी झोंपड़ी से निकला और छुपता छुपाता करीबी खेतों की तरफ चल दिया। मेरा ये फेल कतन गैर इरादी था। मैं किसी मनसूबाबंदी से इस तरफ नहीं आया था। एक खेत के बीचों बीच में चला जा रहा था कि अचानक ठटक गया। एक मर्द और औरत के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों बंगाली में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने छुपकर इनकी हरकत नोट करने का इरादा किया। करीबन 5 मिनट तक वो आपस में किसी मसले पर उलझते रहे। फिर मर्द ने लड़की को एक लिफाफा थमा दिया और खुद सड़क की तरफ चल दिया। मेरा जहन अब अजीब मुखमसे में फंसा था। लड़की का ताकुब करूं या फिर इस नौजवान का। बिलाखिर मैंने लड़की के पीछे जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मेरी दानिश में इसने मर्द से कोई पैगाम वसूल किया था। ये पैगाम क्या था और किसके लिए था, मुझे इस बात का खोज लगाना था। बिल्ली की तरह दबे कदमों में बगैर आहट पैदा किए इसके पीछे पीछे चला जा रहा था। गाँव के बाहर ही वो एक वीरान सी हवेली में दाखिल हो गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस हवेली में किसी का क़याम नहीं था, क्योंकि इसकी हालत कदीम खंडरों की सी नज़र आ रही थी। लड़की के अंदर दाखिल होने के बाद मैं बेचैनी से इसका इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट इस जानलेवा इंतज़ार की नज़र हो गए, लेकिन इसने ना आना था ना आई। मैंने तमाम एहतियातें बलाए ताक रखते हुए खुद इस पुरस्रार से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया। अपने लंबे चुग्गे में रखे रिवाल्वर को थपथपा कर मैं मोहतात कदमों से इसी सिमत चल दिया। हवेली साई साई कर रही थी, बल्कि यह कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इंसानों की बजाय भूतों का मस्कन दिखाई देती थी। मैं दाएं हाथ एक कमरे की तरफ चल दिया, जहां मेरी छठी हिस्स ने किसी की मौजूदगी की निशानदही की थी, और अभी मैं बमुश्किल वहां पहुंचा ही था कि अचानक तेज़ रोशनी से मेरी आंखें चुधिया गईं। किसी ने ताकतवर टॉर्च की रोशनी बराह रास्त मेरी आंखों पर डाली। इस रोशनी में जब मेरी आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो टॉर्च बरदार के साथ ही एक हट्टा कट्टा बंगाली भी नजर आया, जिसके कंधे से लगी स्टेन गन मेरी तरफ तनी हुई थी। बहुत चालाक बनता था गुंडा, स्टेन गन वाले ने नफरत से खोलते हुए कहा। मैं खामोश खड़ा इसे घूरता रहा। इसका लहजा इसके गैर मुल्की होने की चुगली खा रहा था। टॉर्च वाला इस दौरान खड़ा चुपचाप देखता रहा। कौन हो तुम, स्टेन गन वाला घुर्राया। मैंने इस तरह जाहिर किया जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो। इस दौरान मैं इस अमर का जायज़ा लेता रहा कि वहाँ इन दोनों के अलावा कोई और तो नहीं है। बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आता था, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे जहन में नाचता रहा कि लड़की आखिर कहाँ गायब हो गई। अगर लड़की भी यहीं कहीं है तो फिर और लोग भी यहाँ होंगे, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आते। यकीनन इसमें भी कोई मुसलहत होगी। मैंने सोचा और ख़ुद को फ़िलहाल हालात के रहमो करम पर छोड़ने का फ़ैसला किया। यूँ नहीं बताएगा गुंडा, ये टॉर्च वाले ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, ले चलो बदमाश को, स्टेन गन वाला बोला।
उन्होंने अभी मेरी तलाशी लेना भी मुनासिब नहीं समझा था। या तो बेपरवाह लोग थे वो, या इन्हें अपने इंतजामात पर बड़ा ही एतमाद था। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने वाकई मेरे लिए फरार की कोई राह नहीं छोड़ी थी। चलो, मुसल्ले शख्स ने स्टेन गन से इस दरवाजे की सिमत इशारा किया जिसमें गुजर कर इस हाल को पहुंचा था। मैं बगैर एक लफ्ज़ बोले इस सिमत मुड़ गया। टॉर्च वाला मेरे आगे आगे लेकिन एक तरफ हट कर चल रहा था। कभी कभी वो टॉर्च जलाकर रास्ते की निशानदेही कर देता। इसके पास असला ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। शायद दानिस्ता इसने अभी तक दूसरे हाथ में पिस्तौल नहीं पकड़ा था। वो मुझ पर नफसियाती दबाव डालकर यह साबित करना चाहते थे कि इनके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं। अपना और अपने गालिब का फासला आहिस्ता आहिस्ता कम करो, सामने नज़दीक आने का मौका दो, क्योंकि तुम अपना कोई भी हरबा दूर से इन पर नहीं आजमा सकते। ट्रेनिंग में पढ़ाया सबक मुझे बखूबी याद था। मैंने इसकी भी मशक की थी, मगर अमली तौर पर आज पहली मरतबा आजमाने जा रहा था। बेशक वो तादाद में ज़्यादा थे और मकामी आबादी की हमदर्दियाँ भी उन्हें हासिल थीं, लेकिन चालाक और मजबूत तरीन दुश्मन भी जब अपने ज़ेरे दस्त से बेपरवाही बरते तो उसे बेवकूफ़ ही समझा जाता है। अपनी तरबियत के मुताबिक मैंने अपनी रफ्तार गैर महसूस तरीके से कम कर ली और इसे नज़दीक आने का मौका दे रहा था। टॉर्च वाला अब भी हमारे आगे आगे जा रहा था। वो रास्ते की निशानदेही करता जा रहा था या वहाँ छुपे हुए अपने साथियों को सिग्नल दे रहा था। हम दरवाजे तक पहुँच चुके थे। मेरी स्टेन गन बरदार के दरमियान फासला कम होते होते बमुश्किल 2 या 3 फुट रह गया था। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि टॉर्च वाला दरवाजे के बाहर पहुँच चुका था, मैं दरवाजे पर और वो मेरे बिल्कुल करीब। ऐसे सुनहरे मौके से फ़ायदा न उठाना कुफरान नेमत होता। मैं किसी मैकेनिकल अमल की तरह यकदम नीचे झुका और बाईं एड़ी पर घूम गया। इस तेज़ तरीन अमल का इख्तितामी लम्हा इसकी पसलियों पर क़यामत ढा गया। मेरे बाएं बाजू की कोहनी जिस कुव्वत से इसकी पसलियों में लगी थी, इसके सामने बड़े बड़े हैवी वेट पहलवान भी न ठहर पाते। एक करबनाक कराह इसके होंठों से फिसली और स्टेन गन हाथों से उछल कर परे जा गिरी। वो डगराता हुआ आगे की सिमत झुका, लेकिन ज़मीन बोस होने से पहले मेरा ज़ोरदार घुटना इसके ज़हनी हिस्से पर लगा। इसने लड़खड़ाते संभलना चाहा, मगर मेरी दोनों हथेलियों की ज़रब इस कुव्वत से इसकी कनपटियों पर लगी कि यकीनन इसकी हड्डियाँ तड़क हो गई थीं। वो बरकी आरे से कट जाने वाले दरख्त की तरह लहराया और ज़मीन चाटने लगा। ये सारा अमल चंद सेकंड्स में ही ज़हूर पाया था। इससे पहले कि इसका साथी अपने बिखरे हवास मुजतमई करके अपने कपड़ों में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल कर मुझ पर पलटे, मैं जकंद भरता हुआ इस पर जा गिरा। जिस्म की सारी तवानाइयाँ मेरे हाथों में सिमट आईं और मेरे हाथों की फौलादी शिकंजे से इसकी गर्दन ने तब अमान पाई जब इसकी आंखें हल्कों से बाहर उबल पड़ी और वो एक तरफ ढलक गईं। फिर शायद मेरे इस लाशऊरी अमल ने, जो मैंने अपनी छठी हिस्स के ताबे होकर अंजाम दिया था, मेरी जान बचा ली, वरना तो कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। मैं मगलूब से अभी निमट कर उठने का इरादा ही कर रहा था कि मेरे दाएं सिमट आहट हुई। आने वाला मुझे नजर न आया, लेकिन मैंने अपने शिकार के सीने से उठकर खड़ा होने के बजाय इसके बाएं पहलू में लुढ़कने लगाई और गोली मेरे बालों को छूती गुजर गई। भागो, मेरा शऊर चिल्लाया। मैं उठने की बजाय टोंटियां लगाता इस खेत में जा घुसा जिससे गुजर कर इस हवेली में आया था। हमलावर भी अब सर पर पहुंच गया था। फिर इसके हाथ में पकड़े रिवॉल्वर ने शोले उगलने शुरू कर दिए, लेकिन इस मंजर को देखने की सादत मेरे नसीब में न आई। मैं धान की फसल में घुसता इससे दूर ही दूर होता चला गया। हमलावर ने चिल्लाकर बंगाली ज़बान में शायद अपने साथियों को खबरदार किया था। इसके साथ ही मेरे दो अतराफ आतिशी ओले बरसने लगे। खेत के जिस हिस्से में मैं पहुँच गया था वहाँ फसल निस्बतन नीची थी और मेरे खड़े होने पर बमुश्किल मेरे धड़ तक पहुँचती थी। अपने जहन को कभी रुखसत न देना, हवास मुख्तल न होने पाए, पंजे मजबूती से ज़मीन पर टिके, धड़ को इस सिमत में झुकाओ जिस सिमत में पाँव हों, सिमत दुरुस्त रखो लेकिन सीधे कभी ना भागो। बदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए चलो, लेकिन इस शराबी की मानद नहीं जिसे अपने जिस्म व जहन पर इख्तियार नहीं रहता। मेरा खिजर सूरत इंस्ट्रक्टर मेरे सामने खड़ा हिदायतें दे रहा था। चूहे बिल्ली का ये खेल करीबन 8-10 मिनट जारी रहा। अभी तक मुझे एक एडवांटेज हासिल था, मेरे सामने की सिमत महफूज थी और इसी सिमत को मैं गोल पॉइंट समझकर भाग रहा था। ये रास्ता किधर जाता है मुझे इसका इल्म नहीं था। घोर अंधेरे खेतों में सरसराती हवाएं, ताकुब में आने वाले कफ उड़ाते हमलावरों की गालियाँ, फायरिंग का बेहंगम शोर और मैं था या मेरी मदद पर खुदा की ज़ात। मैं लफ्जी तौर पर नहीं, हकीकतन दीवाना वार दौड़ रहा था। अपनी बका की जंग में मैंने अपनी सारी तवानाइयाँ झोंक दी थीं। इसी महफूज सिमत ने बिलाखिर मुझे एक गांव के नज़दीक पहुंचा दिया। मैंने भागते भागते ही अपना वाहिद असासा ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने झोले से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया था और मेरी हथेलियाँ पसीने में भीगने लगी थीं। उंगली ट्रैगर दबाने को बेकरार थी, लेकिन उन्हें डॉज देने के लिए अभी तक मैंने एक फायर भी नहीं किया था। मेरे कदम भी मेरे इरादों की तरह अभी तक मजबूत और तवाना थे।
गाँव के आसार सामने उभरे तो जहन में छुपे अंदेशे भी कलबलाने लगे। गाँव वाले इनके हमायती निकले तो मेरा हशर यकीनन वही होगा जो शिकारी कुत्तों में काबू आ जाने वाले शिकार का होता है। मैं इनके एक साथी को मुर्दा और दूसरे को नीम मुर्दा करके फेंक आया था। काबू पाते ही वो जोशे जुनूनो इंतकाम में मेरी तिक्का बोटी कर डालती। सिमत बदल लूँ, मैंने खुद से सवाल किया। हाँ, और बेबस चुबाए की तरह इनके जाल में फंस जाऊँ। जहन ने तंज किया। ट्रेनिंग के सबक खिफ्ता आतिश फिशानों की तरह जहन के अंधेरों में रोशन होने लगे थे। सिमत दुरुस्त रखो, जब तक सामने से मुजाहमत ना हो इस तरफ भागते रहो। मेरे इंस्ट्रक्टर साहब ने डांट पिलाई। ओके सर, मैं मुस्कुराया। गाँव नज़दीक आता जा रहा था। मैंने अभी तक कल्टीवेटेड इलाके से बाहर भागने का रिस्क नहीं लिया था। एक जगह पहुंचकर मैंने अपना चोला उतारा और खेतों में फेंक दिया। अपनी दानिश में इस तरह मैंने उन्हें डॉज देने की कोशिश की थी। गांव के आसार अब वाज़े हो चुके थे। मैंने चाहा तो यही था कि गांव की एक सिमत से कतरा कर आगे निकल जाऊं, लेकिन दिल ही दिल में रह गया। एक तरफ से हाथों में लालटेन पकड़े एक जुलूस जुए बांग्लादेश के नारे लगाता नमूदार हो रहा था। खैरियत गुजरी कि मैं ऐसी जगह खड़ा था जहां उन्हें नजर नहीं आ सकता था। इस जलूस के आगे 2-3 मुसल्ले गुंडे थे जिन्होंने हाथों में खुदकार भारतीय राइफलें थाम रखी थीं और गला फाड़ फाड़ कर लोगों को हिदायत दे रहे थे। मैं जहां था वहीं जम के रह गया। फिलहाल इनकी नज़रों में आना किसी तौर मुनासिब नहीं था। मैंने पनाह के लिए नज़रें दौड़ाईं और अपने नज़दीक ही गांव से कुछ फासले पर एक कमरा नुमा खंडर को जायमान जानकर ताकुब करने वालों की नज़रों से बचता बचाता वहीं दबक कर बैठ गया। इधर शायद किसी की नज़र मेरे फेंके हुए चोले पर पड़ गई थी, क्योंकि वो लोग इस जगह इकट्ठे हो रहे थे। फिर मैं उन्हें हांका करने वालों की तरह खेतों के वसी सिलसिले को घेरे में लेते देखा। आतिशी असला तो थोड़े से लोगों के पास था, मगर ज़्यादातर लोग कुल्हाड़ियों और लोहे की सलाखों से लैस थे। मैंने इन लम्हात को गनीमत जाना और इससे पहले कि वो खेतों में मेरी तलाश से मायूस होकर गाँव को पलटें, मैं बाहर निकल आया और तनबा तकदीर गाँव की तरफ चल दिया। गाँव की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही थी। मुख्तलिफ घरों की जलती बुझती रोशनियाँ भी मद्देनज़र थीं, लेकिन बाहर से गाँव बहरहाल ज़्यादा महफूज था। मुमकिन था कि यहाँ कुछ लोग हमारे हिमायती भी हों, क्योंकि हालात अभी इतने भी नहीं बदले थे कि सारा मुल्क ही हमारा दुश्मन बन जाता। दूसरी उम्मीद अपने लोगों से भी थी। मेरी खुफिया निगरानी बहरहाल की जा रही थी और मुझे अचानक गायब पाकर मेरे साथियों का तशवीश में मुब्तला होना भी ज़रूरी था। ख़तरे का एहसास होते ही वो मेरी तलाश में निकल पड़ते। गाँव से बाहर का इलाका इनके लिए खुली शिकारगाह साबित होता और वो किसी भी लम्हे मुझे घेर कर मार डालते। यूं बेबस चूहे की तरह मर जाना किसी भी कमांडो की शायाने शान नहीं होता। चंद लम्हों के बाद ही एक फैसले पर पहुंचकर मैंने गांव का रुख कर लिया। मेरा इरादा यही था कि अगर वास्ता मुक्ति बाहिनी के लोगों से पड़ा तो उन्हें यरगमाल बनाकर फरार की सूरत मुमकिन थी, या अगर मरना ही मुकद्दर ठहरा तो क्यों ना 2-3 को मार कर मरूं। यहाँ तो मेरे नन्हे से पिस्तौल की हैसियत प्लास्टिक के खिलौने से ज़्यादा नहीं थी। जिस सिमत से मैं गाँव की तरफ बढ़ रहा था वहाँ मकानात की दीवारें खेतों से मिली हुई थी। मैंने एक घर ताका और इसकी बैरूनी दीवार एक ही जस्त में अबूर करके सहन में पहुंच गया। मेरे सामने एक छोटा सा कमरा था जिसकी खिड़की से लगा मैं गुन सुन लेने की कोशिश कर रहा था। मकान में अंधेरा था, लेकिन कमरे से किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब गौर करने पर इल्म हुआ कि वो लोग बाहरी लहजे की बंगाली और उर्दू मिला जुला कर बोल रहे हैं। मैंने घुटनों के बल झुकते हुए अपना सर ऊपर उठा दिया। अब मैं खिड़की से बाहर आने वाले मामूली आवाज़ भी सुन सकता था। किसी ने बंगाली में कहा, अभी तक मदद के आसार नज़र नहीं आते, शायद वो लोग सड़क के रास्ते आ रहे हों। दूसरी आवाज़ ने उर्दू में तसल्ली दी, ओ खुदाया, इनके यहाँ पहुँचने तक क्या बाकी रहेगा। पहली आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तशवीश लहजे से अयां थी, अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो लोग हमसे ज़्यादा फिक्रमंद होंगे। उर्दू में कहा गया, उस्मान भाई आधा घंटा तो होने को आया है, कोई 1000 मील से तो किसी को आने का नहीं। बंगाली लहजे में उर्दू में कहा गया, सिम्मी भाई सबर। वही आवाज़ दोबारा उभरी जिसे उस्मान भाई कहकर मुखातिब किया गया था। उस्मान भाई के नाम पर मैं चौंका। मोहम्मदपुरा, आनसा और उस्मान, एक तकोन मेरे जहन में बन गई। उम्मीद की एक किरण ने मायूसी के घुर अंधेरों में सर उभारा। खुदा करिए वही उस्मान हो, मेरे दिल से दुआ निकली। फिर मेरे जहन ने मुस्बत सिमत रहनुमाई की और मुझे एहसास हुआ कि मदद से इनकी मुराद पाकिस्तानी फ़ौज है। ये हमारे आदमी थे जिन्हें एमरजेंसी तरबियत देकर मुश्तबा मकामात पर हमने मुक्ति बाहिनी के हिमायतों के भेस में भेजा हुआ था और इन्हीं मेहरबानों के ज़रिए हमें तकरीबकारों की आमद की इतला मिला करती थी। ये लोग जान हथेली पर रख कर काम करते थे। आज तक ऐसे किसी पाकिस्तानी की लाश मुकम्मल शक्ल में नहीं मिली थी जिस पर शक हो जाने के बाद इन लोगों ने इसे मौत के घाट उतार दिया हो। जो इनकी दरिंदगी और बर्बरियत इस दर्जे इंतहा को पहुँच जाती थी कि वो ऐसे लोगों की मुख्तलिफ अज़ा बारी बारी काट कर उन्हें मौत के घाट उतार देते
और फिर लाश मसक करके फेंक देते हैं। मैंने खुद आगे बढ़कर हालात का जायज़ा लेना चाहा, लेकिन ऐसा करते हुए मामले के मनफी पहलू को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया था। वो अपनी सोच के बरक्स पेश आने वाले हालात से निमटने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार था। मैंने खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल होने का फैसला किया। पिछली रातों का चांद आसमान के कोने से सिरकता इस खिड़की के ऐन सामने अपनी किरणें बिखेर रहा था। यूं तो अब मेरी आंखें भी अंधेरे में अच्छी तरह देखने की काबिल थीं, मगर चांदनी ने मंजर खासा वाज़े कर दिया था। मैंने ज़कंद भरी और एक हाथ के जोर पर माहिर जिम्नास्टरों की तरह उछल कर खिड़की के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दूसरे हाथ में पकड़े पिस्तौल का रुख कमरे में मौजूद लोगों की तरफ था, जो चांदनी में नहाए मेरे सामने खड़े थे। मेरी अचानक आमद ने उन्हें चंद लम्हों के लिए बौखला दिया था। हैंड्स अप मैंने सरगोशी की। दोनों ने हड़बड़ाकर हाथ उठा दिए। दोनों के मुंह मेरी तरफ हुए तो बेसाख्ता मेरे मुंह से उस्मान भाई निकला। वो वाकई आंसा का भाई था। आप, इसने नताइज से बेपरवाह होकर हाथ गिरा दिए। ओ माफ़ करना, मैंने भी शर्मिंदा होकर पिस्तौल वाला हाथ झुका लिया। उस्मान मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारा हमदर्द निकला। वो एक मुहिब्बे वतन बंगाली के घर इसके रिश्तेदार के भेस में क़याम पजीर था और छुपकर तक़रीबकारों की निगरानी कर रहा था। इन लोगों ने बताया कि गांव में काफ़ी देर से हंगामा बरपा है कि कोई पाकिस्तानी अफसर भाग कर इस तरफ आ निकला है और मुक्ति बाहिनी वाले लोगों को ये कहकर वरगला रहे हैं कि अगर उन्होंने इस पाकिस्तानी अफसर को जिंदा बच जाने दिया तो वो फौज की कमक लेकर यहाँ आ जाएगा और सारे गांव को तहस नहस करके रख देगा। यहाँ ये प्रोपोगंडा खासा रवाज पा चुका था कि जब पाकिस्तानी फौज कार्रवाई करती थी तो वो अच्छे बुरे की तमीज़ मलहूज़ खातिर नहीं रखती और गंदम के साथ घिन भी पिस जाता था। बेचारे सीधे साधे बंगाली इनके जहरीले प्रोपोगंडे के ज़ेरे असर ही मेरी तलाश में घरों से बाहर निकल आए थे और अपनी बका के लिए मुझे घेर के मारने के चक्कर में थे। उस्मान के पास एक छोटा सा ट्रांसमीटर था जो इसने घर के एक महफूज कोने में छुपा रखा था। मैंने सबसे पहले अपने साथियों से राब्ता कायम किया, जिन्होंने मेरे जिंदा बच निकलने पर खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने बताया कि पैगाम तो उन्हें पहले ही मिल चुका था और ये भी अंदाज़ा था कि मफरूर मैं ही हो सकता हूँ जिसका तक़रीबकार ताक़ुब कर रहे थे। लेकिन फ़िज़ाई इमदाद अभी तक इसलिए नहीं भेजी गई थी कि वो लोग पहले इस इलाके को अच्छी तरह घेरे में ले लेना चाहते थे और ये अमल खामोशी से वकूफ़ पजीर हो गया था। यहाँ 2 स्टेन गन्ने भी मौजूद थीं जो बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए उस्मान और इसके साथी को दी गई थी। हमने मकान के अंदर दाखिली दरवाजे की कुंडी लगा दी और ख़ुद कमरे की छत पर मोर्चे कायम कर लिए। यह सब कुछ हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र किया गया था, क्योंकि इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद था कि कहीं मदद आने से पहले दुश्मन हम तक न पहुँच जाएं। मेरे अंदेशों ने बिलाखिर हकीकत का रूप धार लिया। खेतों में मेरी तलाशी से मायूस होकर वो लोग अब गाँव की तरफ आ रहे थे। शायद इस मजमे में किसी ने इस घर में मौजूद मुश्तबा मेहमान का जिक्र कर दिया होगा, क्योंकि उस्मान बिहारी था और बिहारियों को वो लोग शक की नज़र से देखते थे। फिर क्या था, हजूम चीखता चिहाड़ता हुआ इस मकान की तरफ बढ़ने लगा। हमारे बंगाल दोस्त का तो खौफ के मारे बुरा हाल था। मुझे हजूम से ज़्यादा इसकी फ़िक्र दामनगीर थी। डर था कि दहशत से इसका हार्ट ही ना फेल हो जाए। उस्मान के हवास अलबत्ता बहाल थे। शायद मेरे सामने वो बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था, वरना ऐसे नाजुक हालात में तो अच्छे भरे जीदार का पित्ता पानी होने लगता है। हम दोनों ने दहशत ज़दा बंगालियों को अपने दरमियान लुटा रखा था और छत के 2 अतराफ पोजीशनें संभाले बैठे थे। अभी वो लोग कुछ दूर ही थे कि मैंने हवा में गोलियां चलाकर उन्हें खबरदार किया। मेरा मकसद किसी को हलाक करना हरगिज़ न था। मेरी तो सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह मदद आने तक इन लोगों को खुद से दूर रखूं। गोलियों की आवाज़ सुनते ही इनके कदमों को ज़मीन ने जकड़ लिया। बिल्कुल इसी अंदाज में वो वापस भागने लगे। फिर इनके लीडरों के चिल्लाने पर वो रुक गए और दोबारा आगे बढ़े। वो मुसल्ले तकरीबकार जो इनके लीडर बने हुए थे फायरिंग करते इनके आगे आगे चल रहे थे और बकिया लोग बाकायदा फौजियों की तरह इनकी आड़ में पेशकदमी करते हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने बादल खासा इन पर बराह रास्त फायरिंग शुरू कर दी। मकान की पोजीशन ऐसी थी कि वो गांव से अलग थलग नज़र आ रहा था। पहले ही हल्ले में मैंने 2 हमलावरों को जहन्नम रसीद होते देखा। बाकी लोग पीछे हट गए और अब उन्होंने मकान को 3 अतराफ से घेरे में लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उस्मान को दूसरी तरफ से गोली चलाने को कहा और ख़ुद फुर्ती से पोजीशन बदल बदल कर बाकी अतराफ से इसी तरह बारी बारी फायरिंग करने लगा कि दुश्मन को यही गुमान गुजरे कि वहाँ इनके मुकाबले के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं। इस तरह फायरिंग करने की कमांडोज़ को ख़ास तरबियत दी जाती है। मुझे खुद से ज़्यादा इन दोनों की फ़िक्र थी। कमांडोज़ तो ऐसे अंजाम से दो चार होने के लिए हमेशा ही तैयार रहा करते हैं, लेकिन वो बेचारे भी मेरे साथ ही मारे जाते हैं। हमारे पास बमुश्किल इतनी गोलियां थी कि इसी रफ्तार से फायरिंग करते हुए हम मज़ीद 10 मिनट तक उन्हें खुद से दूर रख सकते थे
और इससे कम रफ्तार से फायरिंग मुमकिन न थी, वरना वो लोग कहीं में से खिलाफ आकर हम पर चढ़ दौड़ते। बहरहाल कुछ भी हो, मैंने सोचा हमें आखिरी दम तक बेजिगरी से मुकाबला करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता गोलियों का ज़ख़ीरा ख़त्म होता जा रहा था। हमला आवरों को भी हमारे इस कमज़ोर पहलू का इल्म था और वो बड़ी बेचैनी से इस वक्त के मुंतज़िर थे जब हमारे पास गोलियां ख़त्म हो जाएंगी और हम बेबस चूहों की तरह मारे जाएंगे। वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए मैंने उस्मान को फायरिंग रोकने का हुक्म दिया। मैं अब सोच समझ कर गोलियाँ इस्तेमाल करना और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उन्हें उलझा कर मदद का इंतज़ार करना चाहता था। जिस तरफ से वो लोग पेशकदमी की कोशिश करते, मैं फुर्ती से इसी तरफ रुख बदल कर फायरिंग करने लगता। अब उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी थी और चार्ज करने के मूड में नज़र आते थे। मैंने उस्मान से कहा वो अपने दोस्त के साथ खेतों के रास्ते से, जो किसी हद तक महफूज था, फरार हो जाए। इसी असना में मैं इन लोगों को उलझाए रखूँगा। लेकिन इस बागैरत इंसान ने यह गवारा न किया कि क्या बात करते हो भाई, अभी मेरा खून इतना सफ़ेद नहीं हुआ, हमारा जीना मरना साथ है, इसने पुरज़म लहजे में कहा। मैंने एक नज़र इस एसार के पुतले पर डाली और दोबारा अपने काम में जुट गया। जिस वक्त मैं स्टेन गन की मैगजीन में आखिरी गोली भर रहा था, ऐन इसी लम्हे कुदरत को हमारी हालत पर रहम आ गया और दूर आसमान पर गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। हमने पुरुमीद नज़रों से उस तरफ देखा तो गनशिप हेलीकॉप्टर की जलती बुझती रोशनियों पर नज़र पड़ी, जिन्हें देखते ही हमारे इर्द गिर्द फैले अंधेरे छट गए। हमला आवरों ने भी शायद हेलीकॉप्टर देख लिया था, क्योंकि उन्होंने फायरिंग तेज़ कर दी थी। वो दीवानावार गोलियां चला रहे थे। अब उनके हमलों में बला की शिद्दत पैदा हो चुकी थी। मैं एक एक गोली संभाल कर खर्च कर रहा था। आखिरी लम्हात में लड़ाई ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली। मेरा पिस्तौल उस्मान ने संभाल लिया था और वो नीचे उतर कर दाखिली दरवाजे के पीछे छुपकर नागहानी हमले का मुकाबला करने के लिए पर तोल रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने खौफजदा बंगाली का हौसला भी बढ़ा दिया था। इसके जर्द चेहरे से निचड़ा हुआ खून आहिस्ता आहिस्ता दोबारा गर्दिश करने लगा था। हेलीकॉप्टर अब इन लोगों के सिरों पर पहुंच चुका था। इसके नीचे लगी तेज सर्च लाइट्स ने दिन का समा पैदा कर दिया था। पहले तो हेलीकॉप्टर से इन लोगों को हथियार डालने की वार्निंग दी गई, जिसके जवाब में उन्होंने गालियां बकते हुए ऊपर की सिमत फायरिंग शुरू कर दी, जो बिल्कुल फजूल थी। यह सूरत हाल देखकर हेलीकॉप्टर ने इनके सिरों का चक्कर काटा और इसकी ताकतवर गन्नों ने सुरख शोले उगलने शुरू कर दिए, जिन्होंने पहले ही हल्ले में 5 हमलावरों को निगल दिया। बाकी लोग सर पर पांव रखकर भागे, लेकिन अब इनके फरार के रास्ते मसदूद थे, क्योंकि फ़िज़ाई मदद में देर ही इसलिए हुई थी कि हमारी पैदल फ़ौज के जवान मतलूबा इलाके को घेरे में ले रहे थे। चंद मिनट के बाद ही सामने का इलाका यूं साफ हो गया जैसे यहाँ कोई था ही नहीं। मेरी ख़ास यूनिट के 2 जवान हेलीकॉप्टर से उतर कर नीचे आए और भागते हुए हमसे लिमट गए। इस तरह घेरे में आकर हमारा बच निकलना यकीनन मौजज़े से कम नहीं था। हम सब खुदा का शुक्र अदा कर बजा लाए। पैदल फोर्स ने अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया और इक्का दुक्का गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। शायद वो लोग मामूली सी मज़ाहमत कर रहे थे। करीबन आध घंटे के बाद ये ऑपरेशन पाया तकमील को पहुँचा और इसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग एक फ़ौजी ट्रक में अपने हेडक्वार्टर की तरफ वापस जा रहे थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।